नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ, हमारे सभी सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की, और सबसे पहले रुख करेंगे हम हरियाणा का। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल में कई मुद्दे उठाएगा विपक्ष, और आज भी बजट पर चर्चा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बजट पर जवाब देंगे, और इसके साथ ही हरियाणा शब्द सम्मानजनक निपटान विधेयक भी सदन में रखा जाएगा। कल इसके कुछ अल्फाज पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी, आज ये विधेयक दोबारा सदन में रखा जाएगा। तो अहम खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के हवाले से। आज छठा दिन है बजट सत्र का, और एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से जमकर सवाल किए जाएंगे सरकार से। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। तमाम जानकारियों के लिए उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के हवाले से हम चर्चा कर रहे हैं। जितेंद्र, आज छठा दिन है और आज एक बार फिर विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जाएगा। कल भी खूब चर्चाएं हुई, खूब बहस मुबाहिसा हुआ। आज की कार्यवाही के हवाले से बताइए जितेंद्र, क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल हरियाणा विधानसभा के अंदर हमने कल देखा था कि नफे सिंह राठी के मसले को लेकर के काम रोको प्रस्ताव लाया गया था, जिसको लेकर के चर्चा हुई और सीबीआई इंक्वायरी की बात भी गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से सदन के अंदर कही गई थी। आज अगर हम बात करें तो आज भी बजट को लेकर के जो चर्चा है प्रश्नकाल के साथ, हालांकि जो सदन की जो कार्रवाई है वो 11 बजे शुरू हो जाएगी। अब से ठीक करीब 1 घंटे बाद जो है हरियाणा विधानसभा के छठे दिन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। और प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो विधायक है जिनका आज मौका होगा सवाल पूछने को लेकर के, वो सभी अपने क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन्हें उठाते हुए यहाँ पर नजर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ बजट को लेकर के आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बजट पर जो जवाब है वो दिया जाएगा। बजट चर्चा जो है वो कल भी देखने के लिए मिली थी। सभी जो विधायक है उनकी तरफ से बजट पर अपना अपना पक्ष जो है वो रखा गया था। बजट अनुमानों को लेकर के उनका क्या मत है, और आज बजट पर रिप्लाई देने के बाद बजट को पारित करने का काम किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा अपने मुद्दों को लेकर के विपक्ष किस तरीके से सरकार को आज घेरने का प्रयास करता है। कल कई मुद्दे जो है देखने के लिए मिले थे जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है नोकझोंक देखने के लिए मिली थी, और आज भी ये देखना होगा कि किस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से बजट पर किस तरीके से अपना जवाब जो है यहाँ पर पेश किया जाएगा। बजट को लेकर के विपक्ष के जो विधायक है, अमूमन तस्वीर हालांकि यही होती है, लेकिन उनकी तरफ से जो सवाल जो उठाए गए हैं, कई विषय जो उठाए गए हैं, उन पर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब जवाब देते हैं तो किस तरीके से कड़ी दर कड़ी उन पर जवाब देने का काम होगा, किस तरीके से उनका जवाब जब दिया जाएगा उस वक्त जो सदन का माहौल है वो रहने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि आज महत्वपूर्ण दिन है जब बजट जो अनुमान है, जो डिमांड्स है, उनको लेकर के आज जो चर्चा रही है उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रिप्लाई आज सदन के अंदर मुख्य तौर पर रहने वाला है। इसके अलावा कई पुनर्स्थापित करने वाले विधेयक और कई जो विधेयक है वो सदन पटल पर रखे जाएंगे। कल भी कुछ विधेयक जो है वो आज के लिए डेफर किए गए थे, उन पर देखना होगा किस तरीके से जो चर्चा है वो सदन के अंदर विपक्ष की तरफ से की जाती है, और उसको लेकर के आगे क्या कुछ चर्चा जो है वो देखने के लिए आती है, क्योंकि कई विधेयक जो है उनमें कुछ तकनीकी बातें विपक्ष की तरफ से जब उठाई जाती है तब इस प्रकार की सूरत जो है वो देखने के लिए मिलती है। चाहे मृत सम्मान संबंधी जो विधेयक है उसकी अगर हम बात करें, या फिर जो एजेंट जो है उनकी रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो संबंधी विधेयक है उसकी बात करें, इस तरीके के तमाम जो विधेयक है उनको लेकर के जो भी विषय है उन्हें किस तरीके से सरकार पारित कर पाती है और विपक्ष की तरफ से इस पर किस तरीके से अपने सवाल जो है वो दागे जाते हैं, ये आज सदन के अंदर देखना काफी महत्वपूर्ण पूरे दिन रहने वाला है। जी, सही कहा आपने जितेंद्र। कुल मिलाकर आज भी सेशन काफी हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि विपक्ष की भी पूरी तैयारी है इसको लेकर, और हमेशा की तरह एक बार फिर सरकार पर विपक्ष हमलावर होगा, तो काफी दिलचस्प और हंगामेदार रह सकता है आज का भी दिन।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा जहां जो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष है नफे सिंह राठी, जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, जो बड़ी गोलीबारी जो है वो देखने के लिए मिली थी, उस मुद्दे को पूरे तौर पर कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था, क्योंकि अभय चौटाला कल सदन के अंदर नहीं थे। अभय चौटाला क्या आज सदन के अंदर आते हैं, और अभी जो पूरी कल चर्चा रही है उसके बाद उनकी तरफ से किस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि वो उनके परिवारजनों के पास है, लगातार जो लोग हैं उनसे फीडबैक उनकी तरफ से लिया जा रहा होगा, पुलिस के साथ क्या कुछ रवैया रहा अब तक का, उसका पूरा फीडबैक जो है वो उनके पास रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे अभय चौटाला, अगर सदन के अंदर पहुंचते हैं तो उनकी किस तरीके से आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रतिक्रिया सदन के अंदर आती है या नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि कल कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया था और ये कहा गया था कि राजनीति से हट करके ये मुद्दा है। और इसलिए ये जरूरी है कि अगर इस तरीके से जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि रहा हो या फिर इस प्रकार के पद पर जो है प्रदेश में राजनीति कर रहा हो, इस प्रकार के पॉलिटिकल व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो वो अपने आप में एक बड़ा विषय है। इसी बात को गंभीरता से सरकार की तरफ से भी लिया गया। पहले एसआईटी की बात हालांकि कही गई थी मुमताज, जिसके बाद जो है सीबीआई को इसकी जांच देने की बात गृह मंत्री की तरफ से कही गई है। तो ये कहा जा सकता है कि क्या आज भी इससे संबंधित कुछ विषय जो है अभय चौटाला अगर पहुंचते हैं तो उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के विपक्ष अपनी तैयारी रखता है, और जैसे ही उसे कोई मौका बीच में मिलता है तो विपक्ष की तरफ से तमाम उन बातों को लेकर के सरकार पर जो सवालिया निशान है वो विपक्ष लगाते हुए नजर आता है। तो सत्ता पक्ष भी उसका पूरे तरीके से अपना जवाब देने की जो तैयारी है वो यहाँ पर करके आता है। तो पूरी नोकझोंक जो है वो देखने के लिए मिलती है, जिससे मौजूदा जो घटनाक्रम चल रहे हैं जहां उनको उठाने के लिए विपक्ष जो है पूरी तैयारी करता है, तो वहीं हम्म। एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच का जो वक्त होता है उस वक्त जी। में जो भी मसले रहे हों, चाहे वो किसानों के रहे हों, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मसले रहे हों, क्योंकि किसानों का हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है पंजाब के किसान कर रहे हैं। हालांकि इसको विधानसभा के अंदर भी विपक्ष के कुछ विधायक हैं वो समय जी। समय पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बजट चर्चा के दरमियान भी कल इंदुराज नरवाल जो है जी। उनकी तरफ से इस प्रकार का जो विषय है वो सदन के अंदर उठाया गया था। तो ये कह सकते हैं कि जब भी विपक्ष को कोई मौका मिलता है तो इस प्रकार के तमाम मुद्दों को जोड़ करके सरकार को घेरने का काम जहां विपक्ष करता है, तो वहीं सरकार की तरफ से जब इसका जवाब दिया जाता है तो उस वक्त पूरा हंगामेदार जो सदन है वो देखने के लिए मिलता है। तो आज की तस्वीर भी इस प्रकार की देखने के लिए मिल सकती है। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए और इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल विधानसभा का भी बजट सत्र चल रहा है और आज प्रश्नकाल में कई मुद्दे गूंजेंगे। आज भी कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होगी और विपक्ष कटौती प्रस्ताव लेकर आएगा। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा का बजट 29 फरवरी को पास होगा। विपक्ष कटौती प्रस्ताव लेकर आएगा। प्रश्नकाल में आज भी विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर होगा। 29 फरवरी को बजट पास होगा। अहम खबर आपको हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के हवाले से दे रहे हैं। शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। प्रदीप, सबकी निगाहें हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा पर। आज बजट सत्र के दौरान आज के दिन किस तरह से विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है, आज की क्या तैयारियां हैं कार्यवाही को लेकर, क्यों आज का दिन खास रह सकता है, जरा तफसील से बताइए। बिल्कुल मुमताज, देखिए बजट सत्र का आज 10वां दिन है और आज सदन की कार्यवाही ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल के साथ ये कार्यवाही शुरू होनी है। तो इस दौरान भी विपक्ष की तरफ से बहुत सारे मुद्दे दिए गए हैं जिन पर सवाल पूछा जाएगा। इसके साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सवाल दिए हैं, उनके उत्तर संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री और जिस मंत्री से जुड़े विभागों से जुड़े सवाल होंगे उनके उत्तर देंगे। तो इस दौरान भी सदन में कई मुद्दों को लेकर झोंक सत्ता पक्ष में देखी जा सकेगी। और क्योंकि हमने पिछले कल देखा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने पहले ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया, प्रश्नकाल शुरू में चलने नहीं दिया। हालांकि अपनी बात उसमें विपक्ष ने रखी थी, तब विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपनी बात रखी और बीजेपी के विधायक बलवीर वर्मा, उनकी तरफ से ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया गया था जो शिमला में मर्डर हुआ है एक युवक का। तो ऐसे में आज भी ऐसे कई विषयों को लेकर सदन के भीतर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टलकी देख पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि कट मोशंस पर अब चर्चा शुरू हुई है पिछले कल से, कटौती प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं। पिछले कल स्वास्थ्य को लेकर कटौती प्रस्ताव दिया गया, उसमें विपक्ष ने बहुत सारे विषयों को लेकर अपनी बात कही है, स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर अपनी बात कही, हेल्थ सेक्टर में क्या चीजें नहीं है इस वक्त उनको लेकर अपनी बात कही है। और उसके बाद बेशक ये ध्वनिमत से ये प्रस्ताव गिर गया था,
और इसी तरह से अगर आज की बात करें तो आज भी कटौती प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हालांकि देखना ये होगा कि आज प्रायोरिटी क्या रखते हैं, क्योंकि पिछले कल स्वास्थ्य प्रायोरिटी रखा गया था। इसके साथ साथ जब भी कटौती प्रस्ताव आते हैं तो उसमें सामान्य प्रशासन से जुड़े प्रस्ताव दिए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, साथ साथ कानून व्यवस्था से जुड़े पुलिस और संबद्ध संगठन इनसे जुड़े कटौती प्रस्ताव यहाँ पर आते हैं। शिक्षा से जुड़ा हुआ कटौती प्रस्ताव भी दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए कटौती प्रस्ताव दिए जाते हैं। तो बहुत सारे कटौती प्रस्ताव होते हैं। हालांकि इस बार कट मोशंस को लेकर चर्चा के लिए कम समय है, कम दिन निर्धारित किए गए हैं। तो जो जिसमें प्राथमिकताएं विपक्ष की रहेंगी उन पर ही कट मोशंस आएंगे, फिर उस पर वोटिंग होगी। वैसे अगर देखा जाए सदन के भीतर तो सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त बहुमत है, तो ना है, लेकिन अपनी बात मोशंस के जरिए विपक्ष सदन कहता है। चिंता जाहिर है अभी तक की कार्यवाही भी काफी दिलचस्प रही है प्रदीप, और अब तो राज्यसभा के चुनाव के लिए भी वोटिंग की जा रही है। आप जान सकते हैं आज के दिन के लिए विपक्ष के पास सबसे अहम मुद्दा क्या है? हालांकि कट मोशन भी लेकर आया जाएगा प्रश्नकाल के दौरान, लेकिन इससे पहले कि तमाम दिन भी काफी दिलचस्प रहे, काफी हंगामेदार रहे, आज विपक्ष के पास सबसे अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर आज की बात करें तो जो मुख्य विषय आज का रहेगा, जो जिसका फोकस पूरा रहेगा वो कट मोशन। और ये हालांकि कई बार ज्वलंत मुद्दे आते हैं, अभी तक बीजेपी ने कोई इसको लेकर रणनीति नहीं बनाई है कि आज किस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना है, क्योंकि जब भी कट मोशंस होते हैं तो वो वक्त सारा विपक्ष का होता है। तो कोशिश विपक्ष की रहती है कि उस दौरान अपनी बात कहे, उस वक्त हंगामा नहीं किया जाता है। जब कट मोशंस पर चर्चा होती है उसमें सरकार को उनके जो बजट में हेल्थ को लेकर बात की गई है या किसी और डिपार्टमेंट को लेकर बात की गई है, बजट में उसमें क्या घोषणाएं की गई है, क्या उसमें होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ है, इसको लेकर ज्यादातर बात होती है। तो वॉकआउट जैसी स्थिति भी नहीं बनती है। हाँ, कई बार मुद्दे जब आते हैं तो प्रश्नकाल में जरूर कई बार इस तरह के मुद्दे पूछते हैं जिसको लेकर वॉकआउट जैसी स्थिति भी कई बार बन जाती है। लेकिन अभी की अगर बात करें, हम देख रहे हैं कि अभी शांतिपूर्वक चल रहा है हाउस, और पिछले कल भी कोई ज्यादा बड़ा हंगामा नहीं हुआ। अपने मुद्दे बेशक विपक्ष ने रखे, और आज भी संभावना यही है कि जो प्रश्नकाल के दौरान कुछ बड़े मुद्दे होंगे उस दौरान विषय उठाए जा सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस पर ही ज्यादा बात कही जाएगी विपक्ष की तरफ से। जी, बजट 29 को पास हो जाएगा। जाहिर है प्रदीप, हिमाचल प्रदेश में शुरू से लेकर अब तक तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, बेशुमार हैं, जिनकी गिनती भी शायद करना मुश्किल है, जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी लगातार चली आ रही है। तो ऐसे में आज का दिन भी काफी हंगामेदार रह सकता है प्रदीप। बिल्कुल, देखिए हमने शुरू से ही देखा बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने इस बार उठाया है, और जब शुरुआत हुई इस सदन की हाउस की, तो उस दौरान भी गारंटियों को लेकर भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री के एक बयान को लेकर भी सदन में हंगामा हुआ था, जब उन्होंने 1 लाख रोजगार को लेकर बात कही थी कि हमने ऐसा नहीं कहा है कि 1 साल में 1 लाख रोजगार देंगे। लेकिन उसको फिर विपक्ष ने उनका चुनाव घोषणा पत्र ही सदन में लाया, उसको वहां पर सदन पटल पर रखा, और फिर स्पीकर ने पढ़ा, और उस दौरान भी हंगामा हुआ। दूसरे दिन यहाँ पर सदन के बाहर हंगामा किया गया। तो कानून व्यवस्था को लेकर भी सदन में सवाल पूछे गए हैं। बागबान कृषकों से जुड़े मुद्दे भी सदन में इस बार उठाए गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे, जो कोरोना काल में आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे, उनके मुद्दे भी उठाए गए हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि 17 फरवरी को बजट पेश हुआ था, उसके बाद बजट पर चर्चा हुई, इस दौरान भी कई विषयों को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। अब क्योंकि कट मोशंस का प्रोसेस शुरू हुआ है, और जब कटौती प्रस्ताव आते हैं तो बजट पास करने की एक तरह की प्रक्रिया वो होती है, और 29 फरवरी को बजट पास होना है। तो अब देखना ये होगा कि अंतिम दिन के लिए एक बुलेटिन कब लगाया जाता है स्पीकर की तरफ से, क्योंकि जिस वक्त का बुलेटिन लगेगा उस वक्त फिर जो बजट को पास करने का के लिए वोटिंग जो है वो उस वक्त होती है। तो 29 तारीख का ये तय कि उस दिन बजट पास होना है, तो उसी दिन क्या दोपहर बाद करना है या सुबह के समय ही बजट पास करना है, इसको लेकर अभी तय किया जाना है स्पीकर की तरफ से। जब बुलेटिन लगाया जाता है तो उसके बाद फिर किसी विषय पर चर्चा नहीं होती है, फिर सीधा बजट पास करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है, वोटिंग उसमें हो जाती है। जी ठीक है प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश से। बता दें आपको कि हिमाचल में एक राज्यसभा सीट पर चुनाव शुरू हो गया है, और इस एक सीट के लिए मैदान में 2 उम्मीदवार हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया है। कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी, और बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी हैं हर्ष महाजन। इसके लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 5 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, हिमाचल विधानसभा में सरगर्मियां तो शुरू हो ही गई हैं, अभी वोटिंग का सिलसिला जारी है राज्यसभा की एक सीट के लिए। आप जरा बताइए किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं फिलहाल।
बिल्कुल मुमताज, देखिए राज्यसभा की एक सीट खाली होने जा रही है और उसके लिए आज वोटिंग चल रही है। फिलहाल आपको तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वोटिंग जो है वो यहाँ पर प्रोसेस वो इस वक्त चला हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो डॉक्टर वाई.एस. परमार विधानसभा पुस्तकालय है उसका मुख्य गेट है और यहीं पर इस वक्त मतदान यहाँ पर हो रहा है और विधायक यहाँ पर मतदान के लिए गए हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पर इस वक्त अंदर हैं और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी यहाँ पर वोट करने के लिए अंदर गए हुए हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर वोट कर रहे हैं और बारी बारी करके वोट करने के बाद यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि एक राज्यसभा की सीट है जो खाली हो रही है और उसके लिए आज वोटिंग वाली है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट है इस बार बीजेपी ने भी कैंडिडेट यहाँ पर दिए हैं। अमूमन देखा जाता है विपक्ष कभी भी राज्यसभा के लिए कैंडिडेट नहीं देता था, इस बार बीजेपी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। हर्ष महाजन जो कांग्रेस से ही बीजेपी में गए थे उनको यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर दिया गया है और उसके साथ साथ अगर सत्ता पक्ष कांग्रेस की बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी जो नामी गिरामी वकील हैं उनको यहाँ पर कैंडिडेट दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और अब क्योंकि अगर नंबर गेम की हम अगर बात करें तो कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत है और 40 सीटें कांग्रेस की अपनी हैं, विधायक अपने हैं और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा उनकी तरफ से किया गया है। बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो 25 बीजेपी के विधायक हैं। तो अब ये देखना ये होगा कि बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ यहाँ पर कैंडिडेट दिया है क्या वो रणनीति की सफल रहती है या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पहले भी कहा कि कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं और पार्टी विचारधारा के साथ वो चलेंगे, पार्टी के कैंडिडेट को वो वोट करेंगे। पिछले कल भी शिमला में विधायक दल की बैठक हुई सीसिल होटल में और वहां पर भी यही अपील की गई। उस दौरान प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी यहाँ पर मौजूद थे और उसमें यही अपील की गई कि कांग्रेस पार्टी के साथ ही सबने चलना है और जो गिले शिकवे हैं उनको दूर किया जाएगा। और अभी क्योंकि सरकार को समय है, 4 साल का वक्त है, तो अगर किसी की कोई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स को लेकर उम्मीदें हैं, किसी को मंत्री बनने को लेकर उम्मीदें हैं, तो उसको पूरा करने के लिए समय है। तो ये बात जरूर यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कांग्रेस के विधायकों को ये बताया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आज क्या स्थिति बनती है, क्योंकि ये मुक्त मतदान नहीं है, खुला मतदान है। जब वोट करेंगे तो जो किसको वोट किया है वो अपने इलेक्शन एजेंट को वहां पर बताना होगा। तो ऐसे में ये सारी चीजें ओपनली होनी है, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग को लेकर संभावनाएं कम है। लेकिन जिस तरह की पहले अंदेशा भी जताया जाता रहा, चर्चाएं भी तो इसको लेकर चलती रही कि कुछ लोग अपनी नाराजगी इस राज्यसभा चुनाव के जरिए प्रकट कर सकते हैं कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नाराज लोग हैं। और सोशल मीडिया में भी उनके कमेंट्स हमने देखे, उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी हमने देखी है। तो अब वोटिंग अभी जारी है तो और आज शाम को ही इसका रिजल्ट निकलना है और फिर देखा जाए क्या स्थिति उस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर बनती है। और कुछ देर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बाहर आने वाले हैं। जी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी हो रही है प्रदीप, तो खासी गहमा गहमी है। विधानसभा में भी हम तस्वीरों में देखकर भी समझ सकते हैं, कल भी शाम तक पूरा दिन काफी व्यस्त रहा, विधायक दलों की बैठकें भी हुई। तो आज शाम तक कुल मिलाकर विधानसभा का माहौल काफी गुलजार रहने वाला है। वोटिंग का सिलसिला अभी चल ही रहा है, इसके बाद फिर सदन की कार्यवाही भी शुरू होगी, तो शाम तक माहौल काफी सरगर्मियों से भरा रहेगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने इस बार इस राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट देकर चुनाव को बेशक दिलचस्प बनाया और हम कह सकते हैं कि जो पूर्व में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए हैं, जेपी नड्डा से भी हिमाचल से जाते रहे हैं, आनंद शर्मा भी हिमाचल से, सीनियर जो बड़े नेता हैं वो यहाँ से जाते रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष ने तब कभी भी कैंडिडेट नहीं दिए थे और इस बार क्योंकि कैंडिडेट दिया गया है हर्ष महाजन के तौर पर जो कांग्रेस से ही बीजेपी में गए हैं, तो चुनाव को बेशक थोड़ा दिलचस्प जरूर बनाया गया और कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां रही कि अपने लोगों को साथ जोड़कर रखना है, विधायकों को साथ जोड़कर रखना है, कोई छिटक ना जाए, कोई नाराज होकर वोट जो है दूसरे पक्ष को ना कर दे या अब्सेंट रह जाए, तो ऐसी स्थिति ना बने। तो इसको लेकर जरूर कांग्रेस पार्टी को अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ी, परेशानी में जरूर डाला। लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि नंबर गेम की जब बात आती है तो नंबर बहुत ज्यादा है और वहां पर अगर दूसरे पक्ष से भी अपने पक्ष में लोगों को करना है तो वो कोई आसान काम नहीं था। तो यही चीजें रही है और फिर भी अभी देखना होगा कि अभी क्योंकि वोटिंग का प्रोसेस जारी है, उसके बाद भी क्या तस्वीर बनती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। प्रदीप, बेहद शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो चुका है। विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज बजट पेश करेंगे।
तो सदन की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही का आगाज हुआ था और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज उत्तराखंड का बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के हवाले से अहम अपडेट आपको दे रहे हैं और हमारे साथी नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए। नासिर, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हो गया। आज कार्यवाही होगी सत्र की, आज बजट भी पेश करेंगे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। कुल मिलाकर किस तरह का सेशन रहने वाला है इस बार? विपक्ष की क्या तैयारी है सरकार को घेरने के लिए? खासतौर पर आज का दिन कैसा रहेगा नासिर? देखिए मुमताज, आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी, क्योंकि कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था। उसके बाद जो सदन की कार्यवाही है वो आज तक 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उस वक्त सबसे शुरू में प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 19 विधायक ऐसे जिन्होंने अपने प्रश्न आज लगाए हैं, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधायक हैं। वो दोनों तरह के विधायक सरकार से सवाल पूछेंगे और साथ ही साथ राज्यपाल का अभिभाषण होगा। करीब 12:30 बजे बजट रखा जाएगा सदन के पटल पर। अभी तक परंपरा ये थी कि 4 बजे ही जो बजट है वो रखा जाता था, उसके बाद अगले दिन चर्चा होती, लेकिन इस बार जो बजट है वो 12:30 बजे रखा जाएगा सदन के पटल पर। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि आज का जो पूरा दिन है वो जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर होने वाला है, क्योंकि पूरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में कही है। उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से सरकार कामकाज कर रही है, सरकार की उपलब्धियां क्या हैं और सरकार आगे आने वाले समय में क्या करने वाली है। ये सारी चीजें राज्यपाल के अभिभाषण में बताई गई। आज इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष और तमाम जो विधायक है वो सवाल उठाने वाले हैं राज्यपाल के अभिभाषण पे, क्योंकि विपक्ष के विधायकों का कहना है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राज्यपाल के अभिभाषण में छोड़ दी गई है। आखिरकार वो चीजें क्यों छोड़ी गई, उन चीजों पर चर्चा क्यों नहीं की गई, और ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ बजट सत्र है चुकी है और 12:30 बजे बजट रखा जाएगा। उसके बाद कल से बजट पर चर्चा शुरू होगी। पहले विभागवार चर्चा होगी और उसके बाद फिर बजट का पारण होगा। 1 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलना है और तमाम तरह के सवाल भी इस विधानसभा सत्र में आने हैं। ठीक है आपने नासिर, कुल मिलाकर काफी हंगामेदार और दिलचस्प रहेगा ये सेशन। सरकार की अपनी तैयारी है नासिर और सरकार के अपने जवाब भी तैयार है इस पूरे सेशन को लेकर। आज बजट पेश करेंगे, बजट का इंतजार सबको रहेगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, किस तरह का बजट आने की उम्मीद है इस बार? चुनावी साल है नासिर, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, क्या लगता है आपको? देखिए, इस बार का जो बजट है वो करीब 90,000 करोड़ का बजट आने वाला है। विकसित भारत के तर्ज पर अब उत्तराखंड की सरकार भी ये बजट लाने जा रही है। 90,000 करोड़ का बजट है। करीब 12.5% तक की वृद्धि पिछले वर्षों के बजट के से ज्यादा की गई है और इस बजट में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं और उनको रखा गया है क्योंकि बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता उत्तराखंड को थी और इसीलिए इस बार का जो बजट है वो करीब 90,000 करोड़ तक बढ़ाया गया है। 90,000 करोड़ के इस बजट में हालांकि कटौती प्रस्ताव भी आएंगे, किस तरह की कटौती हुई देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि जो विकसित भारत है उसके तर्ज पर इस बजट को लाया गया है ताकि उत्तराखंड को भी विकसित किया जा सके और उत्तराखंड में जो जो चीजें रह गई थी उनको पूरा किया जा सके। अब सरकार ये बजट लाने जा रही है, इस बजट को किस तरीके से इस्तेमाल करती है और क्या कुछ विकास योजनाएं इस बजट के बाद शुरू की जाती है देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि जो बजट है वो हर एक वर्ग के लिए आए ताकि इसका फायदा जनता के हर एक वर्ग को मिल सके। शुक्रिया नासिर आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे एक बड़ी खबर का रुख हम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। ये बड़ा अपडेट है, आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता को प्रत्याशी बना सकती है। कुरुक्षेत्र सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं सुशील गुप्ता। सूत्रों के हवाले से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुशील गुप्ता अब कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं पार्टी के। फिलहाल राज्यसभा सांसद है सुशील गुप्ता। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर बैठक है और कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। राजा पटेल दिल्ली से मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजा, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट जो गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दी गई है उस पर प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस हवाले से उनकी कोई बैठक भी मुख्यमंत्री के साथ होने जा रही है। आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बड़ी अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है क्योंकि आज आम आदमी पार्टी चुनाव समिति की बैठक है।
बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे और उस बैठक पे खुद सुशील गुप्ता जो कि हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जो जानकारी है, क्योंकि समीकरण है कुरुक्षेत्र की, मैं आपको समीकरण के बारे में बता दूं कि 4 लाख वहां से जो जाट वोटर हैं, 1.5 लाख के करीब जो है पंजाबी बिरादरी के वोटर हैं, वहीं जो अग्रवाल समाज के जो वोटर हैं वो 1 लाख के करीब हैं। तो जो समीकरण यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगा रही है, ऐसे में समीकरण के हिसाब से सुशील गुप्ता जो कि काफी फिट बैठते हैं और उनको अनुभव भी है, काफी सीनियर लीडर है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो उनके ऊपर आम आदमी पार्टी इस बैठक में विचार कर सकती है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी है कि उनको लोकसभा का उम्मीदवार बना सकते हैं, क्योंकि हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि हम मजबूती के साथ गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत मजबूती यहाँ पर यदि सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी। जी बेहद शुक्रिया राजा, आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूं मैं, क्योंकि आज हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।